देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं आज कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। इसके पहले हमने आपको पूरा कूलाम्स लॉ बता चुका था। मैं आपको कूलाम्स लॉ क्या होता है एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए, नियम यह बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है आपका क्या, ये कूलाम्स लॉ था। यानी किन्हीं दो चार्जों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका कूलाम्स का नियम था। उसी में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। बात समझ पा रहे हैं? डिराइव किया था। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी निकाला था, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक भी निकाला था, एप्सिलॉन जीरो की बीमा भी हमने निकाल कर दिखाई थी। सब कुछ हो गया था। अब हम बात कर रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप का मतलब समझते हैं? सदिश रूप का मतलब है आपको यहीं से कह दिया जाए कि 10 किलोमीटर जाना है, तो जब आपको 10 किलोमीटर जाने की बात होगी आप पहले कहेंगे कि सर किधर जाएं, 10 किलोमीटर किधर जाना है। तो जब हम 10 किलोमीटर के साथ डायरेक्शन को दे देंगे तो आपका एकदम स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना कि 10 किलोमीटर इधर जाना या इधर जाना है, आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है। दूसरी बात देखिए, आपको एक जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहां यूनिट वेक्टर ए के ऊपर जब हम कैप लगा देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? यूनिट वेक्टर ए। क्या कहते हैं इसको? यूनिट वेक्टर ए। हम मैथमेटिक्स में वेक्टर फॉर्म में से पढ़ेंगे भी। यूनिट वेक्टर ए ये होता है बेटा वेक्टर ए बराबर अपॉन मॉड ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है। देखिए, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए, ये मॉडुलस ऑफ ए जानते हैं क्या है? ये मॉडुलस ऑफ ए जब आता है तो ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। क्या है ये? मैग्नीट्यूड है, इसके साथ डायरेक्शन नहीं होती। इसके साथ क्या होती है? डायरेक्शन नहीं होती। अब देखिए, मैं यहां से कहूं कि बेटा वेक्टर ए बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि वेक्टर ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ए। हो गया। बोलिए, हमने कहा बेटा ये 10 है, मान लीजिए मैंने कहा 10 किलोमीटर आपको जाना है। जरा इसको आप वेक्टर क्वांटिटी बना दीजिए। तो वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए क्या करना है? डायरेक्शन देना है ना आपको। बोलिए, अरे हमारी बात समझ पा रहे हैं? वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए क्या करना है आपको? डायरेक्शन देना है ना, तभी तो होगा ना। ये तो अरे भाई होता नहीं। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी उन राशियों को निरूपित करने के जिसको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये तो परिमाण है, डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन आप यहाँ यूनिट वेक्टर ए को डायरेक्शन दे देंगे ऐसे। ठीक है ना। अब ये क्या बन गया? ये वेक्टर बन गया। ये वेक्टर बन गया। तो कुछ इसी तरह की चीजें हम करेंगे यहाँ पर। फिलहाल अभी मैं यहाँ देखिए, मैं ये सदिश रूप की बात करता हूं। लिखेंगे माना, ध्यान दीजिएगा, माना Q1 व Q2 है ना, दो 1 2 हो, है ना। अच्छा, अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। मान लीजिए हमने यहां पर एक आवेश को रखा और यहां पर हमने एक आवेश को रखा। हमारी बात ध्यान सुनिएगा। इसका आवेश हमने दे दिया Q1 और यहां मैंने आवेश क्या दे दिया बेटा? Q2 दे दिया। दूसरी बात क्या कर रहा हूं? दूसरी बात क्या लिखा हुआ? माना Q1 और Q2 दो समान चिन्ह के आवेश हैं। अगर इस पर भी प्लस चार्ज होगा, इस पर भी प्लस चार्ज होगा, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर इस पर भी माइनस चार्ज होगा, इस पर भी माइनस चार्ज होगा, दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी प्रतिकर्षण का मतलब है Q1 के कारण जो Q2 पर बल लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। होगा कि नहीं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं ना। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल कितना है? Q1 का F21। ये फोर्स कितना है बेटा? F21 है कि नहीं? बोलिए। अच्छा, अब Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा, नहीं, Q2 के कारण जो बल लगेगा वो किधर डायरेक्शन होगा? इधर डायरेक्शन होगा। होगा कि नहीं? बोलिए। ये क्या है बेटा? F12 है कि नहीं है? अच्छा, एक बात हम करते हैं इसमें पोजीशन वेक्टर की, जो आपके लिए नया है, अभी तो याद ही रखना पड़ेगा आपको।
जब मैं वेक्टर अलजेब्रा की बात मैथमेटिक्स में करूंगा तो पोजीशन वेक्टर्स वगैरह को सबको क्लियर करूंगा। यहाँ बात समझ पा रहे हैं ना? तो मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर, यहां से कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए वो एक पॉइंट है। क्या है? वो एक पॉइंट है। यहां से देखिए यहां से पॉइंट पर सटाइए। ये पॉइंट है आपका। मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R21 लिख दिया मैंने, और यहां से इसका पोजीशन वेक्टर कितना लिखा मैंने? R12, ये पोजीशन वेक्टर में लिख दिया। बात समझ रहे हैं ना? अब आप कूलम्ब्स लगा दीजिए इसे में। क्या लगा दीजिए? कूलम्ब्स लगा दीजिए। कूलम्ब्स लगाने जा रहा हूं, देखिए आइए मैं इसको हटाता हूं बेटा, अभी ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, ठीक है ना? आइए कूलाम के नियम के अनुसार लिखेंगे। कूलाम के नियमानुसार, यहां लिखा मैंने कूलाम के नियमानुसार। बोलिए, कूलाम के नियमानुसार F21 बराबर, क्या लिख रहा हूं? F21 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Qn Q2 अपन R21 का स्क्वायर। बोलिए। अच्छा, ये जो आपने बनाया, ये जो बनाया, ये क्या बना? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को दे रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण को दे रहा है। अब बनाना क्या हमको है? वेक्टर। क्या बनाना है? ये वेक्टर। तो वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी दिखाया हुआ, अभी बताया हूं। क्या बताया हूं आपको? कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, यही तो बताया हूं। तो यहां से वेक्टर ए बराबर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ए बनाता हूं ना। तो देखिए वेक्टर ए, यानी हम इसको लिखना चाह रहे हैं, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और बनाना क्या है मुझे? तो यहाँ यूनिट वेक्टर R21 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या बन गया? वेक्टर बन गया। हाँ, वेक्टर बन गया। वेक्टर माने सदिश। अब ये हमने लिख दिया क्या? इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए Q2 के कारण लिखिए, यहां लिखेंगे Q2 के कारण Qn पर लगने वाला बल। लगने वाला बल क्या था? लगने वाला बल F12, यही तो था। F12 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Qn Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12। क्लियर बात हो गई? हमने उसी हिसाब से इसको भी लिख दिया। लिख दिया कि नहीं? ठीक है, बड़ी अच्छी बात। इक्वेशन 2। अब हमारी बात आगे सुनिएगा। ये दोनों चीज हो गई। अब हमको ध्यान से देखिए, अगर हम दोनों की बात करें, इस इक्वेशन की बात करें और इस इक्वेशन की बात करें, इसमें दोनों सेम दिख रहे हैं, आपको बराबर दिख रहे हैं। अरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर ही है, Q1 Q2 बराबर है, R21 का स्क्वायर इंटू ये बराबर है, ये भी R21, यही पोजीशन वेक्टर, ये भी पोजीशन वेक्टर, दोनों बराबर है। ठीक है, दिक्कत क्या है? ये जो यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन होंगे किधर? अपोजिट होंगे। अरे भाई इसका फोर्स इधर लग रहा है, इसका फोर्स इधर लग रहा है, तो अपोजिट है कि नहीं है? बोलिए, अपोजिट है ना एक दूसरे की तरफ से। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं क्या? देखिए समीकरण लिखिए, समीकरण नहीं, यहां लिख दीजिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर माने आपके बुक में लिखा होगा स्थित सदिश। पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के विपरीत है। किधर है? विपरीत है तथा बराबर है। विपरीत तथा क्या है? बराबर है। देखिए अगर बराबर हो जाएगा बेटा, तो यहां से क्या लिख देंगे? F21 बराबर माइनस F12 हो सकता है कि नहीं? बोले भाई,
विपरीत अंक बराबर है दोनों ना। अब जब देखिए ये F21 इक्वल टू माइनस F12, यानी क्या है, ये फोर्स इधर खींच रहा है, ये फोर्स इधर खींच रहा है, दोनों फोर्स जब इधर उधर खींच रहे हैं तो दोनों बल तो इक्वल हैं, दोनों बल क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ है कि नहीं है। ये जो आपका चीजें हैं ये आपके न्यूटन के थर्ड लॉ को होल्ड करता है, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। इसी बोर्ड पर हम जो बल इधर से ऐसे लगाते हैं, जो फोर्स है ना, ये बोर्ड भी आपके हाथ की तरफ उतना ही बल लगाता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि आपका डायरेक्शन इधर है, उसका डायरेक्शन उधर है, दोनों बल अपोजिट हैं, है ना, इसलिए ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी होल्ड करता है। देखिए ये मैं कह रहा था आपसे, बहुल आवेशों के बीच बल, जिसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये होता है। देखिए किसको कहते हैं, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, कोई ऐसा निकाय है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं, तो उनमें से किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल उनके अलग अलग बलों के योग के बराबर होता है। बता रहा हूं अभी, बराबर होता है, इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए यहां पर एक आपने Q1 चार्ज रखा, यहां पर क्या रख दिया, Q2 चार्ज रखा, और यहां पर आपने क्या चार्ज रख दिया, Q3 चार्ज रख दिया ना। अब Q1 पर जो Q2 के कारण लगेगा, बोलिए भाई, और Q1 पर जो Q3 के कारण लगेगा नहीं लगेगा, बोलिए, अच्छा लग रहा है। और इन सब का एक पोजीशन वेक्टर भी आप ले लीजिए, जैसे पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ देखिए, R12 R13 R Rn तक, क्योंकि जो सिस्टम है उस सिस्टम में कितने चार्ज रखे गए हैं, n चार्जेस रखे गए हैं, देख पा रहे हैं ना, n चार्जेस रखे गए हैं। तो इनका स्थिर सदिश मान लीजिए यहां से Q1 का Q1 Q2 वाला ले लेंगे, ये देखिए ये Q1 Q2 वाला ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इधर से ले लेंगे ऐसे हो जाएगा, इसी कारण, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए मैं क्या बताऊं आपको, अब क्या करेंगे आप, ये बतिया समझ रहे हैं ना हमारी इतना, बहुल आवेशों के बीच क्या कह रहे हैं, बहुत सारे आवेश रखेंगे, बहुल माने बहुत सारा आवेश रखा हुआ है, तो आवेश, अब आइए आवेश, अब यहां लिखिए आवेश, ध्यान दीजिएगा, आवेश Q2 के कारण, किसके कारण, Q2 का Q1 पे जो लग रहा है, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, क्या नाम देंगे आप, लगने वाला बल F12 हो, तो क्या हो, F12 हो, तो यहां से F12 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम के नियम से 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12, होगा कि नहीं, बोलिए, R12 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए अगला, आवेश Q3 के कारण, किस पर, आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, क्या नाम देंगे इसको, F13, क्या नाम देंगे, F13 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर इंटू R13, हो गया ना, बोलिए। अच्छा इसी प्रकार अगर आप ये चाहिए कि Q1 के कारण Q2 पर क्या बल लगेगा, ये भी निकल जाएगा, तो आप लिखेंगे सिमिलरली माने होता है इसी प्रकार F1n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/4πε0 इंटू Qn होगा ना, अपान Rn का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1n, हो गया, बोलिए भाई, हो गया ना। फिर क्या कह रहा, देखिए यदि किसी निकाय में अनेक आवेश है तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल
उनके अलग अलग बलों के योग के बराबर होता है। यानी अगर एक आवेश, पहले लिखिए, अगर एक आवेश माने Q1 पर, है ना, Q1 आवेश पर लगने वाला बल क्या हो बेटा? F1 हो। बोलिए। अरे भाई Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज पर चारों तरफ से बल लग रहा है, Q2 कहां लग रहा है, Q3 कहां लग रहा है, Q4 के कहां लग रहा है, Q5 के कहां लग रहा है, और अंतमान कहां तक लग रहा है? Q1 पर लग रहा है। तो पूरा बल उस Q1 पर कितना पड़ा, तो उनकी क्या होगा? अलग अलग बलों के योग के बराबर होगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? अरे भाई मान लीजिए अब्दुल रहमान है, इनको हम भी खींच रहे हैं, आप भी खींच रहे हैं, तो हमने कहा उन पर कितना बल लगा, तो आपने कहा कि तीनों का सम कर देंगे। फिर मान लीजिए क्या हुआ, हमने अभी Q1 पे निकाला, फिर हमने कहा Q2 का बताइए, तो अब फिर कहेंगे सर Q2 पर हम तीनों लोग आपको खींचेंगे। बच्चे हमारी पकड़ पा रहे हैं ना? तो यहां से क्या हो जाएगा, F1 बराबर क्या मिलेगा, F12 प्लस F13 प्लस आंसमान कहां तक जाएगा, F1n तक। तो यहां से F1 बराबर F12 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12 प्लस यहां भी वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R13 प्लस आंसमान यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Qn अपान R1 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर Rn। हो गया कि नहीं हो गया? इसमें आप देख पा रहे होंगे कि Q1 अपान Q2 कॉमन है ना, या ये नहीं कॉमन कहाँ है, यानी यहां पर लिखिए 1 यहाँ पे लिखिए वो नहीं कॉमन है, यहां से देखिए F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर क्या मिल जाएगा, Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर इंटू R13 प्लस आंसमान कहां तक जाएगा बेटा, Qn अपान R1n का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1n। हो गया कि नहीं हो गया? ये चीजें देखिए, ये आपके फॉर्मूले हो गए। इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात समझ पा रहे हैं? अब मान लीजिए हमने आगे की थोड़ी सी बात किया, या तो Q1 पे बल लगा, अब हमने यहां कह दिया आपसे, ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर आपसे ये कह दिया, क्या कह दिया, ये कह दिया आपसे कि Q2 पर बल बताइए, Q2 पर पूरा बल कितना लगा। अरे भाई ये तो Q1 के कारण लगाए हैं ना, अब मैं क्या कह रहा हूं, Q2 पर कितना लगा। अरे भाई अभी बोला तो हूं आपको, हम तीनों खींच रहे हैं तो इस पर कितना बल लग रहा है, हम तीनों के सम में। फिर हमने कहा आपको, तो हमारे तीनों का, आपको, फिर हमारे सब का। तो आप इसी तरह सिमिलरली लिख दीजिए। सिमिलरली माने होता है क्या, इसी प्रकार Q2 आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा बेटा, F2 मान लीजिए। F2 में जानते ही उसी प्रकार से लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो कॉमन हो गया। क्या होगा यहाँ, Q2 पर किसके कारण लग रहा है, Q1 लग रहा है, Q2 वहां Q1 पर लग रहा था ना, यहाँ Q2 पर लग रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा R21, और यहाँ क्या हो जाएगा R21। बात समझ रहे हैं ना? हाँ ये तो सही है। फिर आ जाएगा यहाँ प्लस Q2 पर किसके द्वारा लग रहा है, Q3 के द्वारा। बोलिए, R23 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर क्या R23 प्लस आंसमान क्या हो जाएगा Q2 Qn अपान क्या R2n का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2n। समझ पाए होंगे आप? इस तरह से हम Q3 पर निकालेंगे, इस तरह से Q4 पर निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब है किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल सभी के सम के योग के बराबर होता है। इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मुझे लगता है इसको आप सब लोग लिख ले जाएंगे अच्छे से। क्यों?
इसको भी जिस भी फार्मूले का हम डेरिवेशन करेंगे उसको ऐसे ही हम रेक्टेंगुलर शेप में क्या करेंगे, भेज देंगे। ये निकल गया आपको, ठीक है ना।